लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सोफिया और उस एक आँख वाले मॉन्स्टर की ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी और कैसे वो मॉन्स्टर उसे निगलने ही वाला था। इसके आगे जैसे ही मॉन्स्टर सोफिया को खाने ही वाला था, डेविड उस छोटे बच्चे को अपने हाथों में उठा लेता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, "अगर तूने मेरी बीवी को नहीं छोड़ा, तो इस बच्चे को मार डालूंगा।" एक आँख वाला मॉन्स्टर चौंकता है और उसे याद आता है, ये बच्चा डंजन मास्टर का बेटा है। डेविड फिर से चेतावनी देता है, "ये बच्चा अब मेरे पास है। अगर तू चाहता है कि इसका बाल भी बांका ना हो, तो मेरी बीवी को अभी छोड़ दे।" उस पर डेविड की धमकी का कोई असर नहीं होता। वो कहता है, "मैं डंजन मास्टर नहीं हूँ, तो मुझे इस बच्चे से क्या फर्क पड़ेगा?" लेकिन तभी बच्चा चिल्लाता है। अचानक एक आंख वाला राक्षस चौंक जाता है। उसे महसूस होता है कि अब वो उस शरीर पर कंट्रोल खो रहा है। बच्चा और उसकी माँ की नजरें मिलती हैं। डंजन मास्टर को पिछली मेमोरी याद आने लगती है। ये याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसके कारण मॉन्स्टर डंजन मास्टर की बॉडी पर कंट्रोल खोता जा रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी थी, जिससे उसका हाथ जो सोफिया को पकड़े हुए था धीरे धीरे ढीला पड़ता है और सोफिया नीचे गिरने लगती है। मॉन्स्टर पूरी ताकत से हाथ को कंट्रोल करने लगता है। तभी एक कुल्हाड़ी हवा में उड़ती है और उसकी कलाई पर सीधी चोट करती है। इस हमले में लिली ने पूरी ताकत लगा दी थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सोफिया फुर्ती से उठती है और मॉन्स्टर को घायल कर देती है। डेविड और लिली दोनों हैरान रह जाते हैं और एम्मा खुशी से उछलती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। सोफिया फिर से उसकी आंख पर अपने जहरीले पंजों से हमला करती है, तो राक्षस एक जोरदार पलटवार करता है, जिससे सोफिया के हाथ पर गहरी चोट लग जाती है। सोफिया अपने दूसरे हाथ से हमला करती है, लेकिन तभी लूना अचानक सोफिया पर हमला करती है, लेकिन सोफिया उसे डॉज कर लेती है। सोफिया बिल्कुल हैरान, उसे उम्मीद नहीं थी कि ये राक्षसी औलाद अब भी जिंदा है। तभी सोफिया पर एक हाथ से हमला होता है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। अब उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। इसी के साथ डंजन मास्टर का निर्जीव शरीर भी गिरता है। अब वो शरीर भी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि अंदर अब कोई आत्मा नहीं बची। दोनों एक साथ गिरते हैं, जैसे सब कुछ शांत हो गया था। कुछ समय बाद धूल छूटती है। डेविड और एमा सोफिया को खोजते हुए आते हैं। उन्हें लिली दिखती है और तीनों देखते हैं कि सोफिया डंजन मास्टर के निर्जीव शरीर को चुपचाप घूर रही थी। वो थोड़ा परेशान थी, क्योंकि वो पीले आंखों वाले मॉन्स्टर को मार नहीं पाई थी। पर वो राहत की सांस लेती है कि आखिरकार ये लड़ाई खत्म हुई। लेकिन डंजन मास्टर अभी भी मरी नहीं, वो जिंदा थी, लेकिन बेहद थकी हुई। सोफिया सोचती है, अब इस कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा जाएगा, और अपने खतरनाक पंजे उसकी तरफ बढ़ाती है। तभी दो हाथ उसे रोक देते हैं। सोफिया पीछे मुड़कर देखती है। उसका हाथ एक बच्चे ने पकड़ रखा था। बच्चा अपनी माँ को बेहोश, घायल और अधमरी हालत में देखता है। डेविड और लिली भी उदास हो जाते हैं। वो बुरी तरह रो रो कर सोफिया से मिन्नतें करता है, प्लीज मेरी माँ को मत मारो। उसकी आवाज में मासूमियत, दर्द और बेपनाह प्यार था। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सोफिया अचानक डंजन मास्टर के शरीर में एक जहरीला टेंटिकल घुसेड़ देती है। बच्चा चौंक जाता है और जोर से रोने लगता है, मुझे मेरी माँ वापस करो। वो बुरी तरह टूट जाता है। जमीन पर घुटनों के बल गिरकर सोफिया के पीछे मुक्के मारता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। एमा तक इस दर्दनाक दृश्य को देखकर थोड़ी बेचैनी महसूस करती है, लेकिन डेविड उसे समझाता है, डरने की जरूरत नहीं, माँ उसकी मदद कर रही है। और डेविड बिल्कुल सही था। वो सुई डंजन मास्टर को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए थी। थोड़ी देर बाद डंजन मास्टर की आंखें खुलती हैं और अपने को बुलाती है। बच्चा फूट फूट कर रोते हुए दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाता है। सोफिया उस पल को देखकर थोड़ी नरम पड़ जाती है। वो समझती है कि चाहे ये औरत एक खतरनाक राक्षस हो, अंदर से वो भी एक माँ ही है। तभी एमा भी अपनी माँ को पुकारती है और दौड़कर उससे जोर से गले लगा लेती है। अब जब सब सुरक्षित है, तो अब हमें घर चलना चाहिए। जाते वक्त वो बच्चे को अलविदा कहती है और वो बच्चा भी मुस्कुराकर हाथ हिलाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरे सीन में लूना एंड उसका पिता, वो पीले आंखों वाला शैतान, सड़क पर साथ चल रहे थे। लूना पूछती है, आपने डंजन मास्टर को अब्सॉर्ब क्यों नहीं किया? वो मुस्कुराता है, क्योंकि मैंने पहले ही काफी अब्सॉर्ब कर लिया है। अब मेरी नजर उस महिला और उसकी बेटी पर है। एक बार मेरा असली शरीर वापस मिल गया तो मैं किसी और पर निर्भर नहीं रहूंगा और पूरी ताकत का मालिक बन जाऊंगा। फिर वो आदेश देता है, कानिबल
ट्राइब के सारे भाई बहनों को बुलाओ एंड उस माँ बेटी को मेरे पास लेकर आओ। अब कहानी लौटती है हमारे हीरोज की तरफ, जो तबाही से बचकर सुनसान सड़कों से घर की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर राक्षस घूम रहे थे और लिली की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। राक्षस उसके खून की गंध से पागल हो जाते हैं, पर सौभाग्य से वो अपने अपार्टमेंट तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। सब चैन की सांस लेते हैं। सोफिया राहत महसूस करती है, पर तभी डेविड नोटिस करता है कि लिली वहां नहीं है। वे सब उसे पुकारते हैं। वो अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बेहोश पड़ी थी। कुछ देर बाद लिली की आंखें खुलती हैं। वो एमा का डरा हुआ चेहरा देखती है। एमा इतनी चिंतित होती है कि वो लिली को हिला देती है, जिससे लिली को और दर्द होता है। फिर भी लिली उठती है, और जब उठती है, बाप रे बाप, उसका शरीर अब एकदम से जैक्ड लग रहा है, पूरी तरह से मस्कुलर। में सिर्फ एसेट्स देखकर पता चलता है कि वो अब भी एक महिला है। तभी सोफिया दरवाजे से झांकती है और डेविड खुशी से कहता है, चलो खाना तैयार है, आ जाओ। डेविड बहुत खुश है कि लिली अब होश में आ चुकी है। वो उसे खाने के लिए बुलाता है। नूडल्स तैयार हैं, और सच कहें तो नूडल्स इतनी स्वादिष्ट लग रही हैं कि वो बड़ा भारी भरकम आदमी रोते हुए उन्हें चूस रहा है। उसे याद नहीं आखिरी बार इतना अच्छा खाना कब खाया था। उधर सोफिया एक कोने में शांत और थोड़ी चिढ़ी हुई बैठी है, शायद इस बात से कि बाकी सब तो मजे से खा रहे हैं, लेकिन उसे खाने का स्वाद नहीं आता। लिली खाने से पहले नोटिस करती है कि जो कपड़े वो पहने हुए हैं वो उसके नहीं हैं। एमा फटाफट बताती है, हमने तुम्हारे कपड़े धोए हैं, ये मेरी माँ के हैं। लिली को कपड़े थोड़े बच्चों जैसे लगते हैं, पर क्या करें, अभी तो यही है। इसी बीच डेविड की नजरें हट ही नहीं रहीं लिली की जैक्ड बॉडी से, क्योंकि जैकेट के नीचे उसे अंदाजा ही नहीं था कि लिली इतनी ताकतवर दिखती है। अब उसे कोई हैरानी नहीं होती कि डंजन में वो इतनी शानदार फाइट कैसे कर पाई। एमा लिली से लिपट जाती है, और तभी लिली नोटिस करती है कि बच्ची की उंगली थोड़ी अजीब दिख रही है। उसकी नाखून भी छोटी हो गई है। वो कुछ नहीं कहती, बस खाना जारी रखती है। बच्ची खेलने के लिए बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो नजर से ओझल होती है, लिली धीरे से पूछती है, उसकी उंगली का नाखून क्या तुमने काटा था? डेविड जल्दी से बताता है, नहीं, ये तो कल से ही ऐसा है। गांव पहुंचने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन वो ये भी बताता है कि कैनिबल ट्राइब शायद सोफिया और बेटी के पीछे है, और इसलिए गांव पहुंच भी गए तो सुरक्षित रहना मुश्किल होगा। डेविड लिली से एक फेवर मांगता है, क्या तुम हमारे साथ होप विलेज चलोगी? वो कहता है कि वो लिली को उसकी मेहनत के बदले बिल्कुल सही इनाम देगा। बस वो चाहता है कि जब तक वो गांव से लौटे, वो एमा और उसकी सुरक्षा करे। लिली मुस्कुराते हुए दूसरी सर्विंग उठाती है, जैसे कि वो हामी भर रही हो, लेकिन ये तो मजाक था। वो कहती है, सुनो, डंजन में मैंने तुम्हारी मदद की, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम कॉमरेड हैं। अगर तुम सब मर भी जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एमा की रक्षा करूंगी, बाकी लोग अपनी रक्षा खुद करें। डेविड थोड़ा झेंप जाता है, लेकिन फिर कहता है, ठीक है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। सोफिया गुस्से से जवाब देती है, तू अकेला सब कैसे करेगा? डेविड उसे आश्वस्त करता है, मैं ठीक हूं, चिंता मत कर। अब सोफिया की नजर लिली पर पड़ती है। वो साफ साफ नाराज है। उसे समझ नहीं आ रहा कि लिली इतनी पॉजिटिव क्यों है एमा के लिए, जैसे वो उसकी खुद की बेटी हो। तभी एमा गुस्से में कमरे में घुसती है, तुम सब लोग खेलने क्यों नहीं आए मेरे साथ? लिली फौरन तैयार हो जाती है खेलने के लिए, और जैसे ही कहती है, सोफिया उसे पकड़कर एक ओर खींचने लगती है। पर लिली भी उतनी ही जिद्दी है। वो बच्ची का दूसरा हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है। अब दोनों औरतों के बीच की प्रतिद्वंद्विता साफ नजर आ रही है, लेकिन यह सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि इसका मतलब है कि एमा को दो महिलाएं हर कीमत पर बचाने को तैयार हैं। जहां दोनों औरतें एक दूसरे को नजरें मार रही हैं, जैसे नजरों से छुरी चल रही हो, बेचारा बाप बस शांत बैठा नूडल्स चूसता रहता है, क्योंकि वो तो बस इस बात से ही खुश है कि लिली अब उनके साथ चल रही है। सीन शिफ्ट होता है। एक पीली बालों वाली लड़की कुछ गुंडों से जान बचाकर भाग रही थी। वो एक कमरे की ओर दौड़ती है और अंदर घुस जाती है, लेकिन जल्दी ही समझ जाती है कि वो शौचालय में आ गई है और अब आगे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा।
पीछे से गुंडे भी अंदर घुस जाते हैं। अब लड़की के पास कोई बचने का रास्ता नहीं था। लेकिन इससे पहले कि पता चले उसके साथ क्या होता है, सीन वापस लौटता है हमारे ग्रुप पर। वे हर गाड़ी को चेक कर रहे थे, लेकिन अभी तक एक भी ठीक ठाक गाड़ी नहीं मिली। लगभग 20 गाड़ियां देख चुके थे। डेविड के पास अब कोई आइडिया नहीं बचा कि आगे क्या करे। लिली कहती है, बस चलते रहो, और खुद ही आगे बढ़ने लगती है। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है। तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन लिली साफ कर देती है कि वो खाली बैठकर कुछ नहीं करने वाली। डेविड ज्यादा बहस नहीं करता और कहता है, ठीक है, लेकिन मेरे पीछे रहना। लिली तेजी से उसके पास जाती है और उसकी टांग पर एक जोरदार लात मार देती है, जिससे वो दर्द में कराह उठता है। अपनी बात साबित करके वो उसे कहती है, तुम ही पीछे रहो। डेविड दर्द से कराह रहा था, लेकिन मन ही मन उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार भी था। हालांकि जितनी ब्रूटल लिली है, उसे लग रहा है कि कहीं ये औरत उसे मार ही न डाले। उधर एम्मा और सोफिया अपने अपार्टमेंट में मजे से खेल रही थी, लेकिन तभी उन्हें एक लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। वही लड़की जिसे गुंडे पीछा कर रहे थे। चीखें एक नजदीकी अपार्टमेंट से आ रही थी। डेविड तुरंत उस दिशा में देखता है, लेकिन लिली गुस्से से उसका हाथ खींचकर कहती है, क्या तुम अपना असली मकसद भूल रहे हो? वो डेविड से नाराज थी। जब तुम अपनी देखभाल नहीं कर सकते, तो किसी और की मदद की बात क्यों सोच रहे हो? फिर एक आखिरी ठंडी नजर डालकर कहती है, एम्मा पर ध्यान दो, वरना मैं अपने रास्ते चल दूंगी।